पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, एक और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की आश्चर्यजनक हार हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने भी इस हार के बारे में सोचा भी नहीं था, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में कांग्रेस जेडीएस ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी को चुनावी पटकनी दे दी, जिससे भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक चुनाव में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है आपको आगे डिटेल से बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपको भी लगता है कि देश में बेरोजगार युवाओं की संख्या बढ़ती जा रही है, क्या मोदी जी को और हर राज्यों को पर गंभीरता से सोचना चाहिए और जल्द से जल्द बेरोजगार युवाओं को उनके डिग्री के हिसाब से उन्हें जॉब देनी चाहिए। जैसा कि ट्विटर पर लगभग 40 से 45 लाख लोगों ने इसको लेकर ट्वीट किया है। अगर आप भी इस बात से सहमत है तो अपना समर्थन दर्ज करने के लिए लाइक करें इस वीडियो को, और साथ ही इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं, और साथ ही इस वीडियो को शेयर भी करें। महंगाई उड़ान पर, किसान सड़क पर, विकास भाषणों में पढ़ा लिखा युवा रोजगार की तलाश में, प्रधानमंत्री सोचने में और वित्त मंत्री बेचने में, ये समय क्या क्या दिखाएगा। रोजगार दो मोदी जी, रोजगार दो। कब तक घर वालों से बोलें अगली साल जॉब लग जाएगी। अब तो सब्र का बांध टूट चुका है। रोजगार दो मोदी जी, रोजगार दो। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, जिस तरह से पंजाब में और इससे पहले राजस्थान नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था, कर्नाटक में भी महापौर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका लगा है। आपको बता दें, 3 दिन पहले ही गुजरात में नगर निकाय के चुनाव हुए थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा जीत मिली थी। अभी भारतीय जनता पार्टी इस जीत के जश्न में डूबी ही थी कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस जेडीएस ने मिलकर बड़ा झटका दे दिया। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अपना महापौर नहीं बना पाई। इसी तरह से महाराष्ट्र में भी हुआ था। महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत होने के बावजूद भी अपना महापौर नहीं बना पाई। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के ही 5 पार्षदों ने भाजपा के खिलाफ जाकर एनसीपी के पक्ष में मतदान कर दिया था। आपको बता दें, महाराष्ट्र में सांगली मिराज कुपवाड़ा नगर निगम में महापौर की सीट पर चुनाव हुए थे। नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत था, लेकिन एनसीपी के दिग्विजय सूर्यवंशी को नगर निकाय का महापौर निर्वाचित किया गया। एनसीपी के जिला अध्यक्ष संजय बजाज ने बताया कि नगर निकाय में 78 सदस्य हैं। निर्वाचन के दौरान एनसीपी उम्मीदवार को 39 वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी के धीरज सूर्यवंशी को 36 वोट मिले। हालांकि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के पास 43 सदस्यों की संख्या थी और एनसीपी के पास महज 34 सदस्यों की संख्या थी। हालांकि 2 लोग इस मतदान में अनुपस्थित रहे, जबकि 5 भारतीय जनता पार्टी सदस्यों ने एनसीपी के पक्ष में वोट दे दिया, जिसके बाद भाजपा 36 पर आज पहुंची और एनसीपी 39 पर पहुंच गई। अब इसी प्रकार से कर्नाटक के मैसूर में भी महापौर के चुनाव में ऐसा ही मामला सामने आ गया। आपको दे दे, पहले भारतीय जनता पार्टी के पास 22 पार्षदों की संख्या थी और कांग्रेस के पास 19 पार्षदों की संख्या, जेडीएस के पास 18 पार्षदों की संख्या, बीएसपी के पास 1 और निर्दलीय 5 पार्षद थे। कुल 65 पार्षद थे, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी महापौर का सीट खो दी। दरअसल 24 तारीख को कांग्रेस और जेडीएस ने बुधवार को महापौर के चुनाव के दौरान मैसूर नगर निगम में भाजपा के नियंत्रण को रोकने के लिए हाथ मिला लिया। चुनाव में पहले तो कांग्रेस और जेडीएस ने गठबंधन करने से इनकार कर दिया था, यानी अलायंस करने से इनकार कर दिया था। दोनों ने फैसला किया था कि वो अलग अलग होकर इस चुनाव को लड़ेंगे और दोनों ने अलग अलग उम्मीदवार भी उतारे। लेकिन नतीजों के बाद जेडीएस और कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया। इस निगम में किसी भी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं था, लेकिन तीनों पार्टियों ने अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिससे मुकाबला यहाँ पर काफी दिलचस्प देखने को मिला। हालांकि कांग्रेस जेडीएस ने भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से सत्ता से बेदखल करने के लिए आखिरी समय में दोनों ने हाथ मिला लिया, यानी कांग्रेस जेडीएस ने अलायंस कर लिया। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के सहयोगी रही जेडीएस गठबंधन के लिए तब तैयार हुई जब कांग्रेस महापौर का पद छोड़ने को राजी हुई। कांग्रेस विधायक तनवीर सेठ ने बताया कि कई दौर की बातचीत के बाद हमने महापौर का पद जेडीएस को देने का फैसला किया
और उप महापौर का पद कांग्रेस के पास रहा। आपको बता दें, जेडीएस की तरफ से नगर सेविका रुक्मिणी मंदौड़ा ने भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार सुनंदा पालनेत्र के खिलाफ 43 वोट प्राप्त किए, जिसके बाद उन्हें महापौर चुना गया। और वहीं कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी अनवर बेग को भी 43 वोट मिले। 43 वोट मिलने के साथ अनवर बेग को उप महापौर यानी डिप्टी मेयर चुना गया। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस और जेडीएस ने भारतीय जनता पार्टी को यहाँ की सत्ता से बाहर रखने के लिए 11वें घंटे में दोनों ने हाथ मिलाया, यानी कि गठबंधन किया। कांग्रेस विधायक तनवीर सैद का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर रखने की हमारी यह रणनीति का हिस्सा है। हालांकि पहले जेडीएस नेता एचडी कुमार स्वामी ने बयान दिया था कि किसी भी कीमत पर कांग्रेस के साथ गठजोड़ नहीं करना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस सत्ता से बेदखल करने के लिए 12वें घंटे में कांग्रेस और जेडीएस ने अलायंस कर लिया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी को महापौर के पद से हाथ धोना पड़ा। यहाँ तक ही नहीं, डिप्टी मेयर के पद से भी हाथ धोना पड़ा। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक के मैसूर में मेयर चुनाव में जेडीएस और कांग्रेस ने मिलकर बड़ा झटका दे दिया। मैसूर मेयर पद यानी महापौर और उप महापौर दोनों ही कांग्रेस और जेडीएस के खाते में चले गए। दोनों ही महत्वपूर्ण पद, महापौर का पद जेडीएस के खाते में गया तो वहीं कांग्रेस के खाते में डिप्टी मेयर का पद आ गया। इससे इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा। हालांकि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी को इस महापौर के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। एक और अगली बड़ी खबर की तो आपको बता दें, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर एक अनूठा विरोध प्रदर्शन किया है। जी हाँ, इस विरोध प्रदर्शन में ममता बनर्जी स्कूटी के पीछे बैठी हुई दिख रही हैं। एक मंत्री जी स्कूटर को चला रहे हैं और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्कूटी के पिछले सीट पर बैठी हैं। आज ममता बनर्जी कार की सवारी छोड़कर स्कूटर से मुख्यमंत्री दफ्तर पहुंची। उनका स्कूटर मंत्री फिरहाद हकीम चला रहे थे, जबकि सीएम उनके पीछे बैठी थी। ये साधारण स्कूटर नहीं बल्कि बैटरी से चलने वाला ग्रीन स्कूटर था। इस दौरान हेलमेट पहनी ममता बनर्जी मुंह पर मास्क लगाई हुई थी और गले में एक पट्टा लटका रखा था। उस पट्टे पर अंग्रेजी में लिखा हुआ है, आपके मुंह में क्या है, पेट्रोल की कीमत बढ़ाना, डीजल की कीमत बढ़ाना और गैस की कीमत बढ़ाना। हालांकि सीएम के स्कूटर पर दफ्तर जाने का पूरा कार्यक्रम सोशल मीडिया पर लाइव प्रसारित किया गया। उन्होंने बढ़ते ईंधन के दामों का विरोध करने का यह अनूठा तरीका निकाला। आप देख सकते हैं ममता बनर्जी पीछे स्कूटी पर बैठी हुई हैं और आगे आगे कई मीडिया कर्मी और सुरक्षा कर्मी मंत्री सहित आजू बाजू चल रहे हैं। जिस पर ममता बनर्जी बैठी हुई हैं, उस स्कूटी को टीएमसी के मंत्री फिरहाद हकीम चला रहे हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल में भी पेट्रोल की कीमत इस महीने 100 के पार पहुंच गया है। पेट्रोल की कीमत सबसे हाईएस्ट इस समय राजस्थान में देखी जा सकती है। राजस्थान में 101 के ऊपर पेट्रोल की कीमत पहुंच गए हैं। हालांकि कई राज्यों में 100 और उससे कुछ नीचे पेट्रोल के दाम हैं, लेकिन पेट्रोल के दाम बढ़ना आम आदमी के जेब पर काफी बोझ पड़ना है। पेट्रोल डीजल के इस बढ़ते दामों को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को निश्चित तौर पर सोचना चाहिए और अपने सेस और टैक्स में कटौती करना चाहिए। इनमें केंद्र सरकार राज्य सरकारों को दोनों को आगे आना चाहिए और अपने अपने टैक्स में कटौती कर आम जनता के जेब पर जो अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है उसे कम करना चाहिए, जिससे कि जनता भी इस अतिरिक्त बोझ से बाहर आ सके, सुख चैन की सांस ले सके। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। एक और बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। आपको बता दें, कांग्रेस नेता ने केंद्र सरकार को किसान विरोधी बता दिया है और तीनों कृषि कानून को बोला कि ये देश हित में नहीं है। जी आपको बता दें, सुल्तानपुर विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन से कांग्रेस के प्रत्याशी ललन कुमार ने किसान आंदोलन को सही ठहराते हुए केंद्र की सरकार और प्रधानमंत्री पर हमला बोला। परिसदन में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि किसानों के साथ महागठबंधन मजबूती से खड़ा है। प्रधानमंत्री कारपोरेट घरानों के इशारों पर किसानों पर नया कानून थोप रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का इससे पहले नोटबंदी, जीएसटी कानून तानाशाह का परिचय है। ललन कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नए कृषि कानून बनाने से पहले विपक्षी दलों से किसी तरह का सलाह नहीं लिया। सूबे में कांग्रेस किसानों के साथ पूरी तरह से खड़ा है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। हालांकि लगातार
राकेश टिकैत भी इसी बात को कह रहे हैं कि किसान आंदोलन और भी तेज होगा। राकेश टिकैत ने ऐलान करते हुए कहा है कि इस बार किसान संसद को घेरेंगे, 40 लाख ट्रैक्टर दिल्ली के अंदर घुसेंगे। जी आपको बता दें, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत कल यानी मंगलवार को राजस्थान के सीकर में संयुक्त किसान मोर्चा की किसान महापंचायत को संबोधित करने पहुंचे थे। इस संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि कान खोलकर सुन ले दिल्ली, ये किसान भी वही है और ट्रैक्टर भी वही होंगे। अब की बार किसान संसद का घेराव करेंगे। उन्होंने कहा कि अब की बार 4 लाख ट्रैक्टर नहीं बल्कि 40 लाख ट्रैक्टर दिल्ली के अंदर घुसेंगे। साथ ही उन्होंने संसद के घेराव का भी आह्वान किया है। इतना ही नहीं, राकेश टिकैत ने आह्वान करते हुए कहा कि हम यानी किसान इंडिया गेट के पास के पार्कों में जुताई भी करेगा और फसल भी उगाएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि कब संसद का घेराव करना है और कब 40 लाख ट्रैक्टर दिल्ली के अंदर जाएंगे, इसके लिए संयुक्त मोर्चा तारीख तय करेगा कि संसद का घेराव कब करना है। राकेश टिकैत ने महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि 26 जनवरी की घटना के मामले में देश के किसानों को बदनाम करने की साजिश की गई। देश के किसानों को तिरंगे से प्यार है लेकिन इस देश के नेताओं को नहीं है। हालांकि राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया कि 40 लाख ट्रैक्टर के साथ किसान संसद का घेराव करेंगे। इसको लेकर उन्होंने यानी संसद के घेराव को लेकर उन्होंने आह्वान भी किया है। 26 जनवरी को हुए घटना के बाद क्या इस बार फिर सरकार इन्हें दिल्ली के अंदर घुसने की परमिशन देगी, वो भी 40 लाख ट्रैक्टर के साथ, और साथ ही संसद का घेराव करना, क्या सरकार इसके लिए परमिशन देगी? क्या किसान 26 जनवरी की तरह बैरिकेड तोड़कर दिल्ली के अंदर घुस जाएंगे और संसद का घेराव करेंगे? आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को शेयर भी करें।